हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एस्पायर क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन साहब ने कुछ नियम दे दिए जिससे हम मोशन को इजीली स्टडी कर पाए। अब ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो है, ये कहीं ना कहीं हर चैप्टर में आपको इसकी जरूरत पड़ती है। ये बहुत सारे सवाल को आसान कर देता है। और ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अगर इससे डायरेक्ट सवाल तो नहीं आता, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में दो तीन चैप्टर मिला के कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी उसमें एक पार्ट होता है, तो एक अच्छा सा सवाल बनता है। बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। अब देखो भाई, काइनेमैटिक्स में हमने पढ़ा कि मोशन है भाई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मोशन के बारे में पढ़ रहे थे काइनेमैटिक्स में। अब मोशन का काज क्या होता है भाई? मोशन में है बॉडी, क्यों मोशन में है? कभी उसकी स्पीड बढ़ी, कभी उसकी स्पीड घटी, कभी एक्सेलरेशन आया, बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब काज जो मोशन का है वही हम पढ़ते हैं इधर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो इधर हम क्या पढ़ते हैं? इधर हम पढ़ते हैं अबाउट द काज। यहां हम जानेंगे अबाउट काज ऑफ मोशन। अब देखो, एलिमेंट्री क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होता है भाई, एक बॉडी अगर मोशन में आ जाती है, भाई पहले बॉडी रुकी हुई थी, अब वो मोशन में आ गई, तो इसके पीछे एक कारण होता है, जो बड़ा कल्प्रिट होता है, वो होता है फोर्स, है ना। तो आपको बचपन में बताया जाता है भाई, ये फोर्स अक्सर होता है इन द फॉर्म ऑफ पुल एंड पुश। आपको एलिमेंट्री क्लासेस में क्या बताया जाता है? एलिमेंट्री क्लासेस में आपको बताया जाता है भाई, ये फोर्स होता है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। उन क्लासेस में हाँ, यहां तक तो ठीक है, बट ये जरूरी नहीं कि हमेशा इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल हो, ठीक है ना। बिल्कुल सही। अब देख, फोर्स को कैसे हम डिफाइन करें? हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसी चीज है ना, जो कारण है मोशन का। बॉडी रुकी हुई है, वो मोशन में आ गई, तो कारण होगा फोर्स। अब पहले मोशन में थी, बाद में रेस्ट में आ गई, तो कारण क्या है? कारण है फोर्स, ठीक है। बिल्कुल। अब ये फोर्स जो है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है भाई, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। बिल्कुल सर, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। न्यूटन साहब ने इसके बारे में बताया था, इसके बारे में डीप स्टडी किया उसने, तो अल्टीमेटली फोर्स हमारे सामने आ जाता है। अब देखो, मैंने तीन इलस्ट्रेशन दे दिया आपको। यहां पे मैंने एक बॉडी को रखा है एक स्मूथ सरफेस पर। स्मूथ सरफेस पर रखने का मतलब कि कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा। तो अगर इसको स्मूथ सरफेस पे रखा है, दिस बॉडी इज एट रेस्ट, तो मुझे बताओ भाई, अगर मुझे इसको मोशन में लाना है, पहली बात, खुद तो ये मोशन में नहीं आ सकती, ये बॉडी बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अब इसको अगर मोशन में लाना है, तो मुझे कुछ तो अप्लाई करना पड़ेगा ना इस पर, जिससे ये मोशन में आए। भाई, जो चीज इसको मोशन में ला सकती है उसी का नाम है फोर्स, उसी का नाम है। तो इस पे हमें फोर्स लगाना होगा। अब अगर हम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स के लगाने पर इट विल कम इन मोशन, इट विल कम इन मोशन, ठीक है। ओके सर। अब मेरे से पूछा कि भाई, अब अगर ये स्मूथ सरफेस पे बॉडी है और इनिशियली इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और स्मूथ सरफेस पे है, तो भाई मुझे बताओ, इसकी वेलोसिटी अगर मुझे चेंज करनी होगी, भाई कुछ ना कुछ तो करना होगा। मान इसकी वेलोसिटी है v, और मैं चाहता हूं भाई इसकी वेलोसिटी बढ़े। अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ानी होगी तो इसको कहां खींचना पड़ेगा? भाई इधर खींचना पड़ेगा। तो मैंने खींचा, दैट मींस मैंने क्या अप्लाई किया? भाई मैंने अप्लाई किया फोर्स, सीधी सी बात है। अब अगर फोर्स अप्लाई ना करूं, तो इसकी वेलोसिटी जो है वही रहेगी, हमेशा के लिए वही रहेगी, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे है। तो यहां पे जो कोई फोर्स नहीं लगा। अब अगर मुझे v को बढ़ाना है, अब अगर मुझे v को बढ़ाना है या v को घटाना है, पहले समझ, अगर v को बढ़ाना है तो मुझे यहां से इसको खींचना पड़ेगा, तो जिससे मैं इसको खींच रहा हूं उस क्वांटिटी का नाम है फोर्स, ठीक बात। ओके। अब अगर इसकी वेलोसिटी को घटाना है तो कहां फोर्स लगाना पड़ेगा? भाई पीछे लगाना पड़ेगा। तो हमें समझ में आया, बिल्कुल यही फोर्स जो है ना, यही काज है, यही एक कारण होता है। अगर बॉडी मोशन में है तो फिर उसकी रफ्तार बढ़ी, फिर उसकी रफ्तार घटी, फिर वो रेस्ट में से मोशन में आ गई, या मोशन में से फिर रेस्ट में आ गई, तो इसका कारण होता है भाई फोर्स। अब इधर देख, रफ सरफेस का मतलब होता है कि फ्रिक्शन लग सकता है, सरफेस के नीचे जो फ्रिक्शन लग सकता है। मैंने वेलोसिटी दे दी, मान लेते कि अभी मैंने वेलोसिटी दे दी कांस्टेंट, ठीक सर, मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी। भाई कुछ टाइम के बाद ये बॉडी रुक जाएगी, भाई कुछ टाइम बाद ये बॉडी रुक जाएगी। भाई अगर ये बॉडी रुकी तो ये स्लो डाउन हो गई, अगर स्लो डाउन होगी तो हम कह सकते हैं भाई इस पे फोर्स लगा है। लेकिन फोर्स लगाया किसने होगा? भाई जो ये रफ सरफेस है, इसने इस पे पीछे लगाया होगा एक फोर्स। तो फोर्स ने ही एक बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाया, यहां देखो रेस्ट से मोशन में लाया, या कम रफ्तार थी ज्यादा रफ्तार कर दी, या ज्यादा रफ्तार थी तो कम रफ्तार कर दी उसकी, ठीक है ना। ओके। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा है, ब्रॉड टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है? भाई फोर्स ये कर सकता है कि एक बॉडी की स्पीड को बढ़ा सकता है, बिल्कुल सर बढ़ा सकता है। ए बॉडी उसकी स्पीड को घटा सकता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ए बॉडी
चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ फोर्स। मान लेते हैं कि एक बॉडी चल रही थी ऐसे, ये गाड़ी है और ये ऐसे चल रही थी। भाई मुझे बताओ, जब तक कि इस पे फोर्स ना लगाया जाए, भाई ये कैसे अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकती? नहीं कर सकती। अगर मैं बोलूं ये गाड़ी ऐसे जा रही थी, अब फाइनली इसने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया। भाई शुरुआत में कैसे जा रही थी? शुरुआत में बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी ऐसे। अब देखो, मैं तो मानता हूं चलो भाई इसकी स्पीड तो कांस्टेंट भी है, मैंने बोला इसकी स्पीड है कांस्टेंट, इसने अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया थ्रू आउट इट्स मोशन। अब यहां आ गई, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज हो गई। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन खुद ब खुद चेंज नहीं हो सकती, इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है फोर्स। तो बॉडी की स्पीड बढ़े, बॉडी की स्पीड घटे, या बॉडी अगर अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है, तो हम कहेंगे भाई उसने उस पे फोर्स लगा होगा। तो तीन केसेस ऐसे हैं, जैसे रेस्ट से मोशन में आना और मोशन से रेस्ट में आना, या कम रफ्तार से ज्यादा रफ्तार, या ज्यादा रफ्तार से कम रफ्तार, या ऐसा कह सकते हैं कि बॉडी ने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फोर्स। तो अगर स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, अगर मैं बोलूं स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, स्टेट ऑफ मोशन, अगर स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, तो हम कहेंगे भाई फोर्स लगा, इंप्लाइज फोर्स एक्टेड, उस पे फोर्स लगा होगा। ये बात सर, ओके ठीक है। अब बात आती है कि देखो, कहीं ना कहीं हमें समझ में आया भाई, अगर बॉडी रेस्ट में है, क्या वो खुद मोशन में आ सकती है? नहीं सर। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही थी, तो क्या वो खुद ब खुद रुक सकती है? नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बॉडी को ये एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद ब खुद अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करे। जैसे ये बॉडी एट रेस्ट, दिस बॉडी इज एट रेस्ट। भाई अगर ये रेस्ट में है, क्या ये खुद ब खुद मोशन में आएगी? नहीं। भाई कैसे खुद ब खुद मोशन में आएगी? फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। तो एक बॉडी को एबिलिटी होती है कि इनएबिलिटी? हम कहेंगे सर इसकी इनएबिलिटी है। दूसरा केस समझ, अब अगर मान लेते कि ये स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ये रेजिस्टेंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं कुछ, तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि 3 मीटर पर सेकंड, और ये कांस्टेंट है, मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है। भाई ये वेलोसिटी तो यही रहेगी ना, ये तो चेंज नहीं हो सकती है वेलोसिटी, क्योंकि एक बॉडी खुद ब खुद अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती। अब समझ, अगर ये स्ट्रेट जा रही थी, तो या क्या ये खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है बॉडी? नहीं, नहीं कर सकती। तो अगर ये स्ट्रेट जा रही थी, तो स्ट्रेट ही जाएगी। तो भाई हम ये कह सकते हैं ना कि एक बॉडी की ये खासियत, ये सलाहियत नहीं होती कि वो अपनी स्टेट को चेंज करे। भाई इस इनएबिलिटी को कहा जाता है इनर्शिया। तो मैंने लिखा है, ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑन इट्स ओन, दिस इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो एक बॉडी जिस स्टेट में भी है, भाई वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में, इसे कहेंगे स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इसे कहेंगे स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है, या एक फिक्स डायरेक्शन में जा रही है, भाई खुद ब खुद वो इस स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। तो इस इनएबिलिटी को क्या कहा जाता है? भाई इस इनएबिलिटी को कहा जाता है इनर्शिया। और एक बात, ये इनर्शिया जो है ना, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये एक क्वालिटेटिव आइडिया है, दिस इज अ क्वालिटेटिव आइडिया। क्वालिटेटिव मतलब हाँ, इसका अंदाजा है हमें, हम इसको पहचान पाते हैं कि हाँ भाई ऐसे नाम की कोई चीज तो है, लेकिन ये बस एक क्वालिटेटिव आइडिया है, आप इसको क्वांटिटी वाइज मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो फिर से समझ, इनएबिलिटी एक बॉडी की जिससे वो अपनी स्टेट को चेंज ना कर सके, वो इनएबिलिटी कहलाती है इनर्शिया। अब देख, इनर्शिया इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। भाई ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि मास का यूनिट है केजी, आप बोलते हो 60 किलो, 100 किलो, 50 किलो, तो ऐसे ही ये इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन इसको कंपेयर किया जा सकता है। मेरी बात सुन, अब अगर ये बॉडी, मान लेते कि ये है कार और ये है एक बड़ा सा ट्रक, ये बड़ा सा ट्रक, दोनों है रेस्ट में। भाई दोनों है रेस्ट में, तो दोनों का स्टेट सेम है, बोथ आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अब देखो, किसको मोशन में लाना आसान है? भाई इस कार को मोशन में लाना आसान है एज कंपेयर टू द ट्रक। तो हम ये कह सकते हैं ना कि भाई इस ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है कार से। इनर्शिया एक इनएबिलिटी होती है ना कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर पाए। तो हम ये कह सकते हैं ट्रक का इनर्शिया है किससे ज्यादा? कार से। लेकिन मेजर भी नहीं कर सकते, मैंने बोला भाई इसको मेजर नहीं कर सकते। अब अगर मेजर नहीं कर सकते, हम ये कह सकते कहीं ना कहीं उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होता है जिसका मास ज्यादा होता है। कुछ समझ में नहीं आया मास्टर साहब हमें? ये कह सकते ना भाई, अगर ट्रक का मास है बहुत ज्यादा और कार का मास है उससे कम, और ट्रक को मोशन में लाना मुश्किल और कार को रिलेटिवली
मोशन में लाना आसान। तो हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया उस बॉडी का ज्यादा होता है जिसका मास ज्यादा होता है। तो ऐसे अक्सर बताया जाता है सर जो इनर्शिया है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। मेरी बात फिर से समझ, ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मेजर नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकते, जैसे ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है कार से, लेकिन कंपेयर तो कर सकते हैं ना भाई। तो ये चीज हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब हम जानना चाहते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या है। हम कायनात में बहुत सारे फोर्सेस देखते हैं भाई, हम किसी चीज को पुश भी करते हैं, किसी चीज को पुल भी करते हैं, जैसे कि अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। भाई फोर्सेस तो बहुत सारे हैं ना। इनको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया तीन कैटेगरीज में। वो तीन कैटेगरीज क्या है भाई? एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होता है? यहां हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ जाते हैं, यहां हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स आ जाते हैं, यहां हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स आ जाते हैं। तो इन फील्ड से जो फोर्सेस आए उनको हम किस में रखते हैं भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में। और देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ना है, वो आपने 12th फिजिक्स में एक अलग सा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये मैग्नेटिक फील्ड से जो मैग्नेटिक फोर्स आता है ये भी अपना 12th में एक अलग सा टॉपिक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में और कुछ नाम आएंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स। भाई कॉन्टैक्ट फोर्स को हम दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, इसको दो कैटेगरीज में हम अलग तोड़ के पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स को तोड़ के हम पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। ये भाई ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात होगी। फिलहाल के लिए इतना याद रखना भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हमारे नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन वगैरह आ जाते हैं। और स्ट्रिंग, भाई अगर आपको किसी ब्लॉक, अगर आपने एक ब्लॉक को एक रस्सी से बांध लिया और आप रस्सी को खींच रहे हो, भाई ब्लॉक को कौन चला रहा है? रस्सी चला रही है ना। तो रस्सी में भी एक खिंचाव पैदा होता है भाई, रस्सी में एक खिंचाव सा फोर्स प्रोड्यूस होता है, उस खिंचाव को कहा जाता है टेंशन, दबाव। ये वो वाला दबाव नहीं है, ये टेंशन है जो कि फोर्स डेवलप होता है स्ट्रिंग में। ये भी कैसा फोर्स है भाई? ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और स्प्रिंग में भाई आप स्प्रिंग को खींचो तो स्प्रिंग उल्टा आपको वापस खींचती है, स्प्रिंग को खींचो स्प्रिंग वापस आपको खींचती है, आप पे एक रेस्टोरिंग फोर्स लगाती है। तो भाई यही टेंशन फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स आया, ये सारे फोर्सेस किसमें आ जाते हैं भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। अब दूसरी कैटेगरी ग्रेविटेशन। भाई आपको पता होगा न्यूटन साहब तो जगह जगह आते हैं, ये मास m1, ये मास m2, ये मास m1 और ये मास m2। तो इनके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, मास के कारण। भाई जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स आता है चार्ज के कारण, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स आता है मास के कारण। तो ये ग्रेविटेशन से जो, ये मासेस से जो दो मासेस में जो अट्रैक्शन आता है, इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर न्यूटन साहब ने बोला था F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन। ये भी अपना अलग सा एक चैप्टर है, इसको भी खुल के पढ़ेंगे। दूसरी और एक है न्यूक्लियर फोर्स। जैसे मैं आपको बोलूं ये है न्यूक्लियस। भाई अगर बात करें हम न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में होते क्या भाई? प्रोटॉन्स होते हैं। अब देखो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। भाई प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, और इसमें न्यूट्रॉन्स वगैरह भी होते हैं। अब देखो न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा, तो इन प्रोटॉन में रिपल्शन नहीं है क्या? भाई बिल्कुल है। लेकिन तब भी जो है ना, तब भी तो ये पास पास रहते हैं। भाई कोई और फोर्स है ना जो लाइक चार्जेस को भी एक साथ रख सकता है, वो भाई लगता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे कहा जाता है भाई ये है न्यूक्लियर फोर्स। इनके अंदर जो लगा वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन इसकी रेंज बहुत कम होती है। तो इतने छोटे रेंज में, जैसे कि न्यूक्लियस का जो साइज है, इस छोटे से रेंज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भाई कुछ काम का है ही नहीं, इतना खतरनाक होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये भी अपना एक अलग सा चैप्टर, ये भी अपना एक अलग सा चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये एक वास्ट कैटेगरी है। इसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह अलग से आएंगे। लेकिन ये कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, ये हमें पढ़ने होंगे, ठीक है ना। अब देखो भाई बॉडी पे कितने फोर्सेस लग सकते हैं? बहुत सारे लग सकते हैं ना। भाई देखो जैसे मैं यहां, मेरे को कोई यहां खींच रहा है, कोई यहां खींच रहा है, भाई धरती भी तो खींच रही है ना मुझे। अब मान के कोई ऊपर से भी खींच रहा है मुझे, फिर से समझ, मेरा वेट mg, धरती मेरे पे फोर्स लगाती है m/g। अब कोई मेरे राइट आर्म को खींच रहा है और कोई लेफ्ट को खींच रहा है और कोई ऊपर भी खींच रहा है। भाई मेरे पे जितने भी फोर्सेस लगे, अगर उन फोर्सेस का डायग्राम मेरे पे बनाया जाए, जो डायग्राम बन के आता है उसे कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या? सुन, इट इज द फोर्स डायग्राम ऑफ अ बॉडी इन विच वी शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। मान कि ये भाई साहब, इसको यहां भी खींचा गया F1 से, इसको यहां भी खींचा गया F2 से, इसको यहां भी खींचा गया F3 से। और भाई धरती तो इस पे ऑलरेडी एक फोर्स लगा रही थी ना नीचे की तरफ, भाई ये है इसका mg।
तो कितने फोर्सेस लगे इस पे? 1 2 3 4। तो ये जो डायग्राम बन के आया, इसे हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और इसमें एनएलएम में हम क्या मान के चलते हैं भाई? हम मान के चलते हैं कि ये सारे फोर्सेस जो लगे ये सेंटर पे लगे, ऐसा मान के चलते हैं हम अभी, ये जरूरी नहीं। इन सारे फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा, सारे फोर्सेस का जो नेट आएगा, वो कहां हम मान के चलेंगे लग रहा है? वो बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे। देखो इंडिविजुअल फोर्स कहीं भी लग सकता है भाई, इधर भी लगा, इधर भी लगा, इधर भी लगा, इधर भी लगा। अब इन नेट फोर्सेस का जो इफेक्ट आएगा, नेट फोर्स, वो हम कहां मान के चलेंगे? वो हम मान के चलेंगे कि वो बॉडी के सेंटर पे लगता है, ठीक है ना? तो ये वाला डायग्राम जो बन के आया, हम इसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फिर से सोच, फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसपे वो सारे फोर्सेस हम रिप्रेजेंट करते हैं जो सिर्फ बॉडी पर लग रहे हो, ना कि वो फोर्सेस जो बॉडी लगा रही हो। क्योंकि ये तो हमें पता है भाई, इसको धरती ने खींचा एमजी से, उल्टा ये बॉडी धरती को वापस एमजी से खींचेगी, लेकिन वो फोर्स इस पे नहीं बताना, हमें इस पे वही फोर्सेस रिप्रेजेंट करने होंगे जो सिर्फ इस बॉडी पे लग रहे होंगे, ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। अब देखो न्यूटन साहब का पहला कानून क्या है मोशन का? न्यूटन साहब ने ये बोला भाई, इट स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। मैं तो कहता हूं ये बात हम कर चुके हैं भाई, इसको ना भी पढ़े तब भी हमें ये आता है। न्यूटन साहब ने बोला भाई, अगर एक बॉडी है ये रेस्ट में, भाई अगर ये रेस्ट में है तो इसका खुद मोशन में आना पॉसिबल नहीं है। अब आना तो पॉसिबल है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, कह सकते हैं। तो इसने बोला ये, अब अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट, और नेट फोर्स जो भी है इस पे कोई फोर्स नहीं लगा, नेट फोर्स जो इसका है ये जीरो, इस पे भी नेट फोर्स है जीरो। अब देख, अब अगर बॉडी स्ट्रेट जा रही थी तो वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज नहीं कर सकती, तो इस केस में भी हम बोलेंगे भाई नेट फोर्स जीरो है। तो न्यूटन साहब ने ये कहा, अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर नेट फोर्स जीरो है फिर यूनिफॉर्म मोशन था तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, और अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही थी और कोई फोर्स नहीं लगा उस पे, नेट फोर्स जीरो था, तो तब वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती, वो बिल्कुल स्ट्रेट की स्ट्रेट जाएगी। तो क्या हमने जब इनर्शिया को डिफाइन किया था तब भी तो ये बातें बोली थी ना भाई, जब इनर्शिया को डिफाइन किया तब भी तो ये बातें बोली हमने। तो इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को और एक नाम दिया जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया भी, ठीक है ना? तो अब इनर्शिया को तोड़ने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है भाई? फोर्स लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो नेट फोर्स कहां जीरो था, इधर एमजी तो लग रहा था। हाँ मैं बोला बिल्कुल लग रहा था। हाँ मैंने कब बोला नहीं लग रहा था भाई, लग रहा था, लेकिन हमने देखा ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अब ये एमजी क्या चाहता था, इसको नीचे की तरफ दबाओ भाई, फिर जो इसका कांटेक्ट इधर है ना, इस कांटेक्ट ने इस पे एक फोर्स लगाया होगा ऊपर की तरफ, जो बिल्कुल बराबर होंगे, सो दैट कि इस पे नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इंडिविजुअल फोर्सेस बॉडी पे लग सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल फोर्सेस का नेट जीरो हो जाना चाहिए। आर यू गेटिंग? तब जाके बॉडी रेस्ट में रहेगी, तब जाके बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चलेगी, तब जाके बॉडी अगर स्ट्रेट जा रही थी तो वो स्ट्रेट ही जाएगी, वो अपनी डायरेक्शन खुद चेंज नहीं करेगी, ठीक? ओके सर। अब देखो, अब बात करते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन की। भाई नॉर्मल रिएक्शन कहां लगता है? नॉर्मल रिएक्शन लगता है पहले मैं ये बोलता हूं आपको, देखो ये मान लेते हैं कि एक बॉडी जिसका मास है m, तो इस पे मैं फोर्स लिखना चाहता हूं। भाई नीचे क्या लगा? नीचे लगा mg, बिल्कुल सर। अब अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो भाई न्यूटन साहब का कहना है भाई नेट फोर्स क्या होना चाहिए? भाई जीरो होना चाहिए। अब अगर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, भाई नीचे तो फोर्स लगा, इसको कोई ना कोई तो बैलेंस करना चाहिए ना भाई, कोई ना कोई बैलेंस करना चाहिए। अब समझ, नीचे इसको कांटेक्ट है भाई, ग्राउंड के साथ इसको कांटेक्ट है, तो कहीं ना कहीं इस ब्लॉक को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है, अगर इसको रेस्ट में रहना है, तो एक फोर्स लगना चाहिए ऊपर की तरफ, और वो बराबर किसके होना चाहिए? mg के। लेकिन ये फोर्स दिया किसने भाई? इस कांटेक्ट ने दे दिया भाई, इस कांटेक्ट ने फोर्स दे दिया। तो जो इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर में फोर्स आता है, जो बॉडी की तरफ लगता है, इसे कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहा जाता है? नॉर्मल रिएक्शन। अब ये आता कहां से है? देखो भाई ये कांटेक्ट था, इसके ऊपर मैंने ये ब्लॉक रख दिया, तो इस कांटेक्ट के एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, उनका न्यूक्लियस वगैरह, इन ए सिमिलर वे इस ब्लॉक के जो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस वगैरह, ये इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को डेवलप करते हैं। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे एडजस्ट होता है? ऐसे एडजस्ट होता है कि अगर इस पेन का mg नीचे लगा, mg नीचे लगा सर, अब ये रेस्ट में है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खुद ब खुद इसकी अपोजिट में आ जाता है, सो दैट कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करे, सो दैट कि हमारा नेट फोर्स क्या आ जाए? जीरो।
तो ये नॉर्मल रिएक्शन पहला मैं लिखता हूं, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूं, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक सर, अब ये कैसे लगता है भाई? ये लगता है कांटेक्ट पे, इट एक्ट्स एट कांटेक्ट, इट एक्ट्स एट कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज का कांटेक्ट है तो ये लगेगा, बिल्कुल सर। जैसे देखो यहां हमारा ग्राउंड और उस पे उसके ऊपर हमने ब्लॉक रखा था और रुका हुआ था सारा सिस्टम, तो भाई mg नीचे लगा तो इस ग्राउंड ने और एक फोर्स दे दिया इस ब्लॉक को, और कहां की तरफ दे दिया? ऊपर की तरफ। अब इस ब्लॉक में एफबीडी बनाना चाहता हूं, तो देख एफबीडी कैसे बनेगी भाई। एफबीडी जब बनाएगा इसकी तो नीचे लगा mg, धरती द्वारा mg नीचे लगा। अब देख ये कांटेक्ट जो है ना, ये कांटेक्ट सरफेस को थोड़ा शेड कर, ऐसे इसको थोड़ा कलर कर। अब नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक को दे दिया, या कांटेक्ट जो कांटेक्ट वाला फोर्स है वो इस ग्राउंड ने दे दिया इस ब्लॉक पर। कहां की तरफ दे दिया भाई? ऊपर की तरफ दे दिया। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं भाई ये नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है, और कहां लगता है? टुवर्ड्स द बॉडी लगता है, बॉडी से दूर नहीं लगता। ये कहां लगता है? टुवर्ड्स द बॉडी, ये लगता है टुवर्ड्स द बॉडी। ये दिमाग में होना चाहिए आपके। कितनी बातें हमने सीख ली सर? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये तब लगता है जब कांटेक्ट हो, और ये परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस लगता है। भाई कांटेक्ट सरफेस तो ये है ना, इसी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ऊपर भी लग सकता था और नीचे भी लग सकता था। भाई नीचे लगेगा तो नेट फोर्स कैसे जीरो होगा? तो इसलिए कहां लगना है? इसको ऊपर। अब हमने इसको जनरलाइज किया, भाई इट एक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी एट द कांटेक्ट सरफेस। ये फोर्स लगता है बॉडी की तरफ। जैसे कि देखो यहां पे कहां लगा? टुवर्ड्स द बॉडी लगा ना। हाँ जी, और ये हमेशा प्योर्स में होता है। प्योर्स में मतलब देखो भाई ये ग्राउंड ऐसे, इसका मास था m, तो नीचे क्या लगा इस पे भाई? mg। और इस पे नॉर्मल किधर लगा भाई? नॉर्मल लगा इस पे, देखो इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगा किधर? ऊपर लगा n। लेकिन ये n तो इस कांटेक्ट ने, जो नीचे ग्राउंड है उसने इस पे लगाया। उल्टा ये ब्लॉक इस कांटेक्ट को, जो ये कांटेक्ट सरफेस है इसको बोल ग्राउंड, इस ग्राउंड पे भी उतना ही लगता है, लेकिन लगेगा ऐसे अपोजिट में। भाई ये कांटेक्ट हमारा इधर है ना, ये देखो ये वाला कांटेक्ट, ये वाला कांटेक्ट किधर है? नीचे की तरफ। इस पे भी नॉर्मल लगेगा किधर? इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द बॉडी लगेगा ना। तो जब कांटेक्ट पे बनाया जाएगा तो नीचे बनाया जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है इन पेयर्स। ठीक है, ओके सर। अब देखो यहां पे मुझे आपको बताना है कि चलो ठीक है एफबीडी बनाओ, इस वाले का एफबीडी बनाओ। देखो भाई यहां मुझे देखना है इसका एक पॉइंट, इस सर्कल का बोलो, स्फीयर का बोलो, इसका एक पॉइंट इस कांटेक्ट सरफेस के, इस कांटेक्ट सरफेस पे एक पॉइंट है इसका। अब देखो सरफेस कौन सी है भाई? दो सरफेस इस कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो मान लेते कि यहां नॉर्मल रिएक्शन है n1। अब इसका डायरेक्शन देने के लिए क्या करें भाई? कांटेक्ट सरफेस को थोड़ा कलर कीजिए। कांटेक्ट सरफेस ये वाली है भाई, स्फीयर का तो सिर्फ एक पॉइंट है। कांटेक्ट सरफेस किसकी है भाई? ये है ना कांटेक्ट सरफेस। अब कांटेक्ट सरफेस ये क्या लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। भाई इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे बनाएगा? ऐसे। तो ये होगा n1, इससे बोलेंगे n1। यही n1 इस पे भी लगा होगा, इस वाले वेज पे भी लगा होगा, लेकिन इधर की तरफ लगा होगा। लेकिन हमें इस वाले स्फीयर की एफबीडी बनानी है, तो मुझे इसलिए उसी से मतलब। अब इधर भी देख भाई, इधर भी कांटेक्ट सरफेस, देखो ये वाला पॉइंट है किसका? इस सर्कल का। इसके इस साइड भी और इस साइड भी किसकी सरफेस है भाई? ये वाली सरफेस है ना, तो इसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो इसको थोड़ा कलर कर ऐसे, तो फिर इसी के परपेंडिकुलर में लगेगा ऐसे n2, और mg तो नीचे लग ही रहा था। ये है इसका एफबीडी। अब देख ये वाला, ये वेज जो है, वेज पे ये वाला पॉइंट इस पे किधर लगेगा? और ये वाला देख इस पे कहां लगेगा? इस पे इधर की तरफ है। इस पे अगर इधर लगा था तो इस पे अवे लग जाएगा। ठीक है ना? ठीक, तो ये हमने सीखा ऐसे। अब देख ये वाला, देख यहां अगर मैं देखूं भाई mg तो नीचे लगा भाई, धरती द्वारा mg तो हमेशा लगेगा। अब और कौन सा फोर्स लगेगा इस पे भाई? कांटेक्ट है। कांटेक्ट कौन सा है? कांटेक्ट है ये वाला भाई। कांटेक्ट सरफेस इज दिस। अगर कांटेक्ट सरफेस ये है तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और कहां लगता है? टुवर्ड्स द बॉडी लगता है, तो नॉर्मल लगेगा इधर ऐसे। सो दिस इज द एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है ना? ओके। अब देखो, अब अगर मुझे यहां पे हम मान लेते हो कितने कांटेक्ट सरफेस है भाई? एक कांटेक्ट तो ये है, दूसरा कांटेक्ट ये है, तीसरा कांटेक्ट ये, चौथा ये, और पांचवा ये। मान लेते कि इस पे फोर्स इधर लगा, इस पे फोर्स F इधर लगा। अब देख यहां मान लेते कि सर यहां नॉर्मल रिएक्शन है n1, यहां नॉर्मल रिएक्शन है n2, और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन है n3, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन है n4, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन है n5। तो मैं चाहता हूं कि हर एक ब्लॉक का एफबीडी बनाए, हर एक ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। देखो पहले m का देख लेते हैं, इस वाले m का। भाई इस वाले m का देखोगे तो नीचे क्या लगेगा भाई? नीचे लगेगा पहले mg,
देखो नीचे लगेगा सर mg, बिल्कुल लगा mg। अब देख इस साइड इस ब्लॉक m पे डायरेक्ट फोर्स लगाना है तो ये लगा इस पे। अब देख इस वाले पे देख, ये कांटेक्ट सरफेस को थोड़ा हाईलाइट कर, ये कांटेक्ट सरफेस को हाईलाइट कर। अब यहां कांटेक्ट है तो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है ना नॉर्मल, तो इस वाले पे कहां लगेगा हमें ये पता है सर, ये लगता है टुवर्ड्स, अवे नहीं लगता। तो जब इस ब्लॉक की बात करोगे तो इस पे ये n1 किधर लगेगा, इस पे ये n1 लगेगा इधर, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया। अब बीच वाला ब्लॉक देखो, ये वाला ब्लॉक देखो, इस वाले को देखो, देखो भाई इसको, ये वाला ब्लॉक इधर इधर कांटेक्ट है, बिल्कुल सर इधर तो कांटेक्ट है, ये वाला ब्लॉक किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, तो लिखा जाएगा n1। लेकिन इस वाले कांटेक्ट पे देखो, इस वाले कांटेक्ट पे देखोगे तो इस पे ये वाला किधर लगाएगा, इधर, उसकी वैल्यू है क्या n2, तो ऐसे n2, बिल्कुल सर। और mg तो नीचे लगा, बिल्कुल सर। और नीचे ये ग्राउंड भी तो इसको नॉर्मल देगा ना, किधर देगा, ऊपर की तरफ। भाई कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है और टुवर्ड्स लगता है, तो कहां की तरफ लगेगा वो, ऐसे n4। इन अ सिमिलर वे इस पे नीचे से भी तो एक लगाना भाई, n3 इधर कांटेक्ट है तो नीचे जो ग्राउंड है उसने कहां दे दिया इसको, ऊपर की तरफ, तो वैसे लिखा जाएगा सर वो है n3। अब देखो इस वाले का भी तो सर लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखो भाई इसको कहां कांटेक्ट है, एक तो नीचे कांटेक्ट है तो नीचे से लगा n5, भाई mg इसका नीचे लगा, हाँ जी सर, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि इधर सब में mg लगा था। अब देख इसका कांटेक्ट सर इधर है, अगर कांटेक्ट इधर है तो इस वाले पे मुझे दिखाना है bd, तो इसको कौन पुश करेगा इस कांटेक्ट से इधर, ये वाला, तो कहां लगाएगा, इधर लगाएगा, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, और उसे बोलेंगे n2। तो ऐसे हमें fbd को बनाना होता है, ठीक। ऐसे ही इस वाले केस में देखो, एक रॉड को हमने दो दीवार के साथ रख दिया है, एक रॉड को हमने दो दीवार के साथ रख दिया है, तो अब क्या करें सर, अब इसकी fbd बनाओ। भाई कैसे fbd बनाए, देखो यहां भी कांटेक्ट, यहां भी कांटेक्ट, यहां मान लेते हैं n1 और यहां मान लेते हैं n2। अब क्या करें सर, पहले एक सरफेस को आइडेंटिफाई करो। भाई यहां देखो, यहां रॉड का बस एक पॉइंट है, सरफेस है किसकी, भाई सरफेस तो नीचे इस फ्लोर की है, तो उसको हाईलाइट करोगे। अब इसी कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल, भाई मुझे इसकी एफबीडी बनानी है ना, मुझे एफबीडी बनानी है रॉड की, एफबीडी ऑफ रॉड, ठीक सर, हाँ जी सर। तो ये कहां लगेगा फिर, भाई इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर लगना चाहिए या तो नीचे लगना चाहिए, लेकिन मैंने बोला ये लगता है टुवर्ड्स। भाई नीचे बनाएंगे तो अवे हो जाएगा, इसलिए कहां बनाऊं, टुवर्ड्स, तो ऐसे लगेगा, भाई ऐसे लगेगा n2। ओके सर। अब यहां देखो भाई, यहां भी तो रॉड का एक पॉइंट ही है ना, सरफेस है किसकी, भाई दीवार की, भाई सरफेस तो दीवार की है ऐसे। अब सरफेस है दीवार की तो ठीक है, इसी सरफेस, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर तो लगता है ना नॉर्मल, और लगता कैसे है, टुवर्ड्स द बॉडी। तो भाई देख ये कांटेक्ट सरफेस को मैंने कलर कर दिया, ठीक सर, ओके सर। अब देख तो अब लगता है टुवर्ड्स, अब तो या इधर होना चाहिए या तो इधर, क्योंकि इसी कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, लेकिन हमें पता ये लगता है टुवर्ड्स, तो इसलिए इधर n1। अब और कौन सा लगेगा भाई, सेंटर से इसका वेट mg, धरती माता तो इसको नीचे खींच रही होगी, ठीक है ना। अब इस वाले को देख, ये वाला देख, भाई सबसे पहले अगर कुछ नहीं आता तो mg तो होगा ही। फिर मास्टर साहिब आपने बोला यहां तो रॉड का पॉइंट है, सरफेस तो ये वाली है, भाई सरफेस तो नीचे फ्लोर की है, अब इसी फ्लोर के परपेंडिकुलर इधर, इसको मान n1। अब मसला है यहां पे कैसे, यहां पे क्या करूं भाई, यहां पे क्या करूं, सोचने वाली बात है सर। यहां पे करना चाहिए भाई, यहां तो इसी ये फ्लोर, ये जो है ना, ये दीवार, दीवार का तो बस एक पॉइंट है, फिर सरफेस है किसकी, इस पॉइंट की, जहां इनका कांटेक्ट है, इसके इस साइड और इसके इस साइड किसकी सरफेस है, भाई रॉड की सरफेस है, तो इसको थोड़ा कलर कर, इसको ऐसे कलर कर। अब इसी कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा, हाँ जी सर, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर तो लगेगा, तो कैसे लगेगा भाई, लगेगा टुवर्ड्स द बॉडी, तो ऐसे, इसको बोला है, तो ऐसे इसकी एफबीडी। अब इसकी खुद बनाएगा, इस वाले की खुद बनाएगा, ऐसे mg, हाँ जी सर। अब यहां किसकी सरफेस ले लो, भाई यहां तो दो पॉइंट्स आ गए, भाई यहां तो दो पॉइंट्स आ गए ना, यहां पे देखो इस वाले, इसकी सरफेस ये भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, लेकिन यहां तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इस कांटेक्ट पे कैसे बनाए सर, ये सरफेस बना लो एक टेंजेंट ड्रा करके, यहां भी टेंजेंट ड्रा करके एक सरफेस बना लो। भाई अब इन सरफेस, ये हमारी सरफेसेस आ गई टेंजेंट ड्रा करके, क्योंकि इसका भी पॉइंट था, इसका भी पॉइंट था। अब देखो इसका भी पॉइंट था, इसका भी पॉइंट था। अब देखो इस सिमेट्री से मुझे पता चला भाई, जो ये कांटेक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर तो आएगा, कहां लगेगा, टुवर्ड्स ही लगता है ना। तो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन का डायग्राम बनाऊं तो इधर लगेगा n1 और इधर लगेगा n2, ऐसे इस गोले पे हमने ये नॉर्मल रिएक्शन का डायग्राम बनाया, ठीक है ना। अब इसके बाद देख, इसके बाद देख ये वाला थोड़ा अच्छा है। इसमें क्या भाई, एक दीवार तो इधर, दूसरी दीवार इधर। अब ये कहां मिले भाई, इधर पॉइंट पे मिले। भाई अगर इस वाले की सरफेस ले लूं
तो फिर इस वाली की सरफेस यहां एक्सटेंड करूं तो नॉर्मल रिएक्शन या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। लेकिन अगर ये वाली सरफेस ले लूं, ये वाली सरफेस पे कैसे परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो, या तो इधर या तो इधर। लेकिन क्या करें भाई, यहां इसका भी एक पॉइंट है, इसका भी एक पॉइंट है, तो ऐसे केस में क्या करें सर? ऐसे केस में करना कुछ नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन की दो कंपोनेंट माना करो, NX और NY। रियलिटी में जो देखा जाए नॉर्मल कहीं भी लग सकता है, किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, ठीक है ना। फिर से समझ, अगर दो दीवार ऐसे है, ये वाला पॉइंट भाई, ये वाला पॉइंट इसीलिए अजीब सा पॉइंट है क्योंकि अगर ये वाली सरफेस ले लूं तो फिर नॉर्मल किधर आएगा भाई? नॉर्मल इधर आएगा। अगर ये वाली सरफेस ले लूं तो फिर तो नॉर्मल कुछ इधर आएगा। अब नॉर्मल की डायरेक्शन तो एक ही हो सकती है ना, तो इसीलिए ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए सर? ऐसे केसेस में हम सीधा काम करते, दो कंपोनेंट मान लेते हैं। जब दो कंपोनेंट मान ले फिर सारा कुछ सॉल्व करके हमें खुद पता चलेगा सर ये होगा किधर। ये अब देखो इस केस में हम क्या माने सर? चलिए ठीक है, NX इधर और NY इधर मान लेते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही मान लो भाई, आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो। अगर मैं ऐसा मान लूं सर ये NX और ये NY, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आप जैसे मर्जी आप NX NY मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात। लेकिन खुद आपको प्रॉब्लम से पता चलेगा सोच समझ के भाई मुझे लेना क्या चाहिए, ठीक है। ओके हाँ जी, अब ये टेंशन जो है, टेंशन की बातें हम कल करेंगे। अभी तक हमने नॉर्मल रिएक्शन का सारा देख लिया, तो टेंशन स्प्रिंग फोर्स वो हमारा बचता है, फिर हम देखेंगे उनका डायरेक्शन वगैरह क्या आता है। थैंक यू वेरी मच।